अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जो कुछ अरसा पहले तक हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत और मरबूत किस्म की तहरीक चलाने की दाई थी, आजकल आपसी इख्तलाफात और क़यादत के बहरान का शिकार है। कल एक बार फिर पार्टी में इख्तलाफात सामने आए। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को मुलाकातियों की एक लिस्ट दी, लेकिन जो नाम लिस्ट में शामिल नहीं थे उनकी इमरान खान से मुलाकात करा दी गई और लिस्ट में शामिल नामों को जेल के बाहर रोक दिया गया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी अंदर जाने की इजाजत दी गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुलाकात करने वालों से जरूर जवाब तलब किया जाएगा। आज इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की। उन्होंने सलमान अकरम राजा को जवाब देते हुए कहा कि मैंने जेल इंतजामिया से बार बार गुजारिश की कि इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन जेल इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में भी अलीबा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वुकला मुलाकात के लिए चले गए और उनमें सलमान अकरम राजा भी शामिल थे। मैं पार्टी को जोड़ना चाहता हूं, इसके लिए चाहे मुझे ओहदा ही क्यों न छोड़ना पड़े। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हामी भर ली है। कल अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वुकला के साथ बातचीत में इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राब्ते की ये कोशिश उनके कानूनी मुकदमात से मुतालिक नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर थी। उन्होंने एक बार फिर जोर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार है। इन राब्तों की नोयत क्या होगी? क्या इस बार तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट से कोई ब्रेक थ्रू होगा? तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात किस हद तक पार्टी की साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको सुनो राउंड अप में। रऊफ हसन साहब, कल अडियाला में मुलाकात का दिन था। जिनके नाम लिस्ट में थे वो इंतजार करते रहे, जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनकी मुलाकात हो गई। कैसे ये मुलाकातें मैनेज हो रही हैं? और जब अलीमा खान को मुलाकात नहीं करने दी गई तो फिर बाकियों ने क्यों मुलाकात की? सवालात उठ रहे हैं इवन पार्टी के अंदर से भी। थैंक यू शाजिया। आप देखिए, 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जिसको प्रिजाइड कर रहे थे एक्टिंग चीफ जस्टिस खुद बजाते खुद, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि इस तरीके से SOPs जो थे वो उन्होंने बनाए थे कि इस तरीके से मुलाकात होगी आइंदा हफ्तों में। उसके बाद आने वाले 2 हफ्तों में वो मुलाकात जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होनी चाहिए थी वो मुलाकात नहीं हुई। ना ही फैमिली के साथ मुलाकात हुई और ना ही पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकात हुई। तो कल तीसरा हफ्ता था और उसमें जो लॉयर्स थे वो गए और जो नाम जो थे वो दिए गए थे कि जिनकी मुलाकात होनी थी, उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने रोका कि वो मुलाकात उनकी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और लोग जो थे उन्होंने जाके मुलाकात कर ली। हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी पहले कि जी अगर एक बंदे को मिलने ना दिया जाए तो बाकी लोग भी मुलाकात ना करें। ये किसी कमेटी में, PTI की किसी भी कमेटी में इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। इसलिए जो लोग गए हैं अभी इस सिलसिले में गौहर अली खान साहब ने, जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्टिव नहीं था कि अगर एक बंदे को या 2 बंदों को मुलाकात ना करने दी जाए तो बाकी भी जो टीम के मेंबरान हैं वो भी मुलाकात ना करें। ये लाजमी है कि जो जेल की दौर हुकूमत है वो अपनी पसंद के बंदे जो है वो भेजना चाहती है, पोस्ट करना चाहती है इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसी तरीके से जब फैमिली के लोग गए हैं तो कुछ लोगों को जाने दिया है, लेकिन अलीमा खान साहिबा को रोका है। वहाँ उनकी दोनों बहनों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बहन को नहीं मिलने दिया जाएगा तो हम नहीं मिलेंगे। तो वो उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपने देख लिया है, जिस तरीके से उनको रात के अंधेरे में मोटरवे के ऊपर छोड़ा गया, फिर वहाँ से उनको रिट्रीव किया है। वो भी मेरा ख्याल है कि किसी इंसानियत की किताब में तो दर्ज नहीं है। हाँ, हैवानों की किताब में ज़रूर ऐसा होता होगा शायद। तो ये मामलात हैं। बेसिक इशू है साजिया, वो ये है कि जी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, लार्जर बेंच के ऑर्डर्स, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही हुकूमत। और जबकि कल दिन भी था फैमिली का, सलमान अकरम राजा ने कल मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि कल सिर्फ मंजूर नज़र लोगों को जाने दिया गया है और वो शायद हॉक हैं, इसीलिए नहीं। इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं किसी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है।
देखिए, हुकूमत की कोशिश तो यही है ना जी कि वो लोग जो कि इंक्लाइंड है उनकी तरफ, वो हमारी पार्टी के हों या ना हो, उनकी हमारी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो या ना हो, तो वो खानापुरी के लिए उनको भेजते हैं ताकि इस तरीके से पार्टी के अंदर रखना डाला जाए, डिसयूनिटी जो है वो क्रिएट की जाए। तो उस सिलसिले में शायद हमारी पार्टी को भी डिबेट करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। लेकिन मसला ये है, मैं फिर उसी के ऊपर वापस आऊँगा कि जो अल्टीमेट कदम हम उठा सकते हैं एज ए पोलिटिकल पार्टी, वो तो यही है ना कि जी जुडिशियल इंटरवेंशन की बात कर सकते हैं, वो हम कर चुके हुए हैं। हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, डायरेक्टिव्स मौजूद हैं, एक मैकेनिज्म मौजूद है। उस सब के होने के बावजूद हुकूमत के ऊपर सवाल ये खड़ा होता है कि वो क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे। क्या अदालतें जो है वो इतनी मतलब इरेलीवेंट हो गई हैं इस मुल्क में, कानून इतना इरेलीवेंट हो गया, आइन इतने हद तक इरेलीवेंट हो गया कि जी उसको वो रद्दी की टोकरी में डालते हैं और अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो जो चाहें वो करें, उसकी इजाज़त है उनको। तो ये सवालात जो है लाजमी बात है, आने वाले दिनों और हफ्तों में इनको डिबेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। अदालती फैसलों की बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उनमें मखसूस नशिस्तों का एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं है, वो होगा नहीं होगा, नो वंडर। सर, पार्टी लीडरशिप के हवाले से भी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि कल जब अलीबा खान को हिरासत में लिया गया तो उनके साथ सिर्फ साहबजादा हामिद रजा थे। फिर आलिया हमजा पर मुबैना तशद्दुद की खबर आई, वहाँ भी कोई मरकजी लीडर मौजूद नहीं था। लीडरशिप का ये गैर संजीदा रवैया क्यों है? नहीं, लीडरशिप का गैर संजीदा रवैया नहीं है जी। हर जगह उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे, लोगों को आगे जाने नहीं दे रहे थे। वो भी आप देखिए जिस तरीके से आलिया हमजा को मिसट्रीट किया गया, जिस तरह से पकड़ा गया, और फिर वहाँ उन्होंने एक मैरिज हॉल था, वहाँ जाके उन्होंने लिटरली उसको जानवरों की तरह डंप कर दिया और उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी में डाला और एक जगह पहुँच के उनको गाड़ी से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मतलब ये इंसानी रवैये नहीं है शर्जिया जो हो रहा है। तो लीडरशिप का इतना क्राइसिस नहीं है जितना कि ये है जी कि उनको रोकने के लिए अडयाला जेल से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जो हैं वो उन्होंने नाके लगाए हुए थे। बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है ये बात। सर, ये पार्टी क़यादत आज़म सवाती के बयान की भी मुज़म्मत करती है, जबकि आज इंसार अब्बासी साहब जो कि एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने खुद कल तस्दीक की है कि उन्होंने आज़म सवाती को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने की हदायत की थी। तो फिर ये मिसकम्युनिकेशन क्यों है? मिसकम्युनिकेशन इसलिए शाजिया कि एक तो मैं क्लियर कर दूं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत जो है कभी खान साहब ने नहीं कहा कि रोक दें। वो है, जब होगी जिस तरीके से होगी वो आपको सब नजर आ जाएगा। बाकी मिसकम्युनिकेशन की वजूहात बड़ी सिंपल हैं। देखिए, पार्टी की जो सियासी क़यादत है उसको, मतलब मैं उसका एक हिस्सा हूँ, मुझे 32 हफ्ते हो गए हैं मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। बड़ी जो कंफ्यूजन की वजह जो है वो बड़ी सिंपल सी है, ये कि जो सियासी क़यादत है उसका मिलना खान साहब से बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि खान साहब के पास से उन्हें डायरेक्टिव्स लेने होते हैं, खान साहब को इन्फॉर्म करना होता है कि पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जो सियासी क़यादत है वो उसकी तकरीबन 25 या 26 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। मसलन मेरी मुलाकात जो है वो तकरीबन 32 हफ्तों से नहीं साहब के साथ, ठीक है। तो वो जो एक लिंक है हमारा, एक मेजर क्रिटिकल लिंक जो है खान साहब के साथ, वो टूटा हुआ है और वो जब तक कुलियतन बहाल नहीं होगा। उसी सिलसिले में मैंने जिक्र किया आपके पहले 1-2 सवालों के जवाब में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि जी मंडे को जो है वो फैमिली की मुलाकात होगी, ट्यूसडे को वकला की मुलाकात होगी और जुमेरात को, विच इज टुमारो नाउ, सियासी कायदीन की मुलाकात होगी। लेकिन सियासी कायदीन की बिल्कुल मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। इसलिए जो है इस लिंक के टूटने से जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट होती है। हमारे पास डायरेक्टिव्स नहीं आते हैं खान साहब के, और जो लोग जाते हैं मिलते हैं वो चूंकि हमारे अपॉइंटेड लोग नहीं होते, इसलिए वो आके वापस जो बात करते हैं वो सर्टिफाइड बात नहीं होती है और इसीलिए थोड़ी बहुत जो है वो कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है। तो सर, क्या अभी भी कोई बैकडोर इंगेजमेंट जारी है? क्योंकि खबरें हैं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट 3 दफा इंगेज रही, लेकिन पीटीआई इस इंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं उठा सकी।
मैं इस सिलसिले में कोई एक डेफिनेटिव बात नहीं कर सकता, लेकिन एंगेजमेंट हमारी है उनके साथ। आप हमारे पास केपी की हुकूमत है शासिया, और हुकूमत के नाते जो है वो उनके साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है जो भी वहाँ। तो आप सही कह रही हैं एक लिहाज से कि 2-3 मौके ऐसे आए हैं कि हमारी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एंगेजमेंट हुई है, लेकिन बातें शायद आगे नहीं बढ़ी हैं। अभी भी एंगेज्ड हैं हम, और हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब जो है वो रास्ता निकलेगा, क्योंकि जो चीज़ नागुज़ीर है वो है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात। इन्हीं मुज़ाकरात से जो है मुल्क को आगे ले जाने के रास्ते निकलेंगे, अदरवाइज मुल्क इसी तरह से फंसा रहेगा दलदल में जो कि इस वक्त। क्या रीज़न है, कहाँ आके मामलात रुक जाते हैं? मैं इसके ऊपर चाहूँगा कि कमेंट ना करूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर मुज़ाकरात की कोई पॉसिबिलिटी इवॉल्व हो रही है तो उसको जेपरडाइज किया जाए। वो बहुत से हर शख्स की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी परसेप्शन होती है, जिसकी बिना वो एक ओपिनियन देता है। सब उनकी तरफ से तो एक क्लियर एक कंडीशन है कि 9 मई के हवाले से आप माफ़ी मांगे तो फिर हम आगे फर्दर बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं है स्टेज के ऊपर। अच्छा, अभी इस स्टेज पे कोई ऐसी नहीं है, खत्म हो गई है ये डिमांड? नहीं, ऐसी डिमांड नहीं है। डिमांड बदल गई है या उन्होंने ये डिमांड ही छोड़ दी है? हमें डिमांड वो देखें, एक पॉलिटिकल बयानात होते हैं ना जी, एक बात होती है जो कि निगोशिएशंस के टेबल के ऊपर बैठ कर की जाती है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप इस हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं तो वो कुछ और कहते हैं, और हुकूमत के मिनिस्टर्स तो कहते हैं कि वहां से तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुज़ाकरात में, ये सिर्फ इमरान खान साहब ही चाहते हैं, पीटीआई चाहती है, वहां से दरवाजे अभी भी बंद हैं। वो यही बातें मैं कह रहा हूँ कि हम सियासी बयानात जो हैं वो हकायक पर मबनी नहीं होते हैं, वो सियासी बयानात ही होते हैं। जब लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो वहाँ सिचुएशन कोई डिफरेंट होती है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा स्टेज के ऊपर, बिकॉज हमारी उम्मीद है और हमारी ख्वाहिश भी है कि जी उनके साथ मुज़ाकरात जो हों भी और कामयाब भी हों, ताकि मुल्क आगे। खबरें ये भी है कि बाहर जाने की कोई ऑफर की जा रही है या इधर से कोई डिमांड हुई है कि बाहर चले जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें। देखें, बहुत कुछ है। मैंने अर्ज किया ना कि इन चीज़ों के ऊपर जब कमेंट करने के ऊपर आते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है, बात से बात निकलती है। बहुत सी ऑफर्स हैं। खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब कहते हैं कि मैं अदालतों से एक्सोनरेट हूँगा तो उसी सूरत में रहूँगा। बिल्कुल। चंद दिन पहले अमेरिका से आए एक वफ्द की एस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियत से मुलाकात की खबर आई, तो अमेरिका में मुकीम पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने इसे पॉजिटिव जेस्चर करार दिया और कहा है कि पार्टी में शामिल बाज ऐसे लीडर जो एंगेजमेंट के मुखालिफ है वो नहीं चाहते कि खान रिहा हो, उन्हें अपनी सियासी दुकान बंद होने और सोशल मीडिया पर व्यूज खत्म होने का डर है। तो ये कौन से रहनुमाओं की बात हो रही है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो पार्टी का इससे कोई नाता नहीं है कि जी हमने उनको बुलाया है या हम ख्वाहिशमंद है कि कोई अमेरिकन डायस्पोरा के मेंबर्स यहाँ आके हमारे बिहाफ के ऊपर बात करें। जो भी बात करनी होगी पार्टी के अपने लोग जो हैं वो करेंगे। नंबर 1 ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हम मुज़ाकरात के पर से हामी हैं। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आपको पता है बार बार यही कहता हूँ कि अल्टीमेटली सियासी मैदान में टेबल के ऊपर बैठ कर ही बातचीत जो है वो की जाती है और मसाइल का हल निकाला जाता है। सो मुज़ाकरात जिस सूरत में भी हों, तश्कील पाएँ, वो एक वेलकम जेस्चर होता है और उसको वेलकम करना चाहिए। तो हाँ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी तो ये बात आ रही है बाहर आके, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनको डायरेक्ट हिट किया जा रहा है, वो यही चाह रहे हैं कि इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी ये डॉक्टरों का जो वफ्द आया है पाकिस्तान में, जो अहम किरदार जिन्होंने अदा किया अमेरिकन पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद, वो भी यही कहते हैं कि पीटीआई के नाम नेहाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो मामलात बिगाड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो मौजूद लीडरशिप है उनमें ये तासुर पाया जाता है? देखिए, ये मामला जो है ये ऑन गोइंग मामला हैं और इस सिलसिले में पार्टी जो है मुख्तलिफ फोरा के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या फैसले किए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो लटकी हुई हैं, शायद मैं वापस उसी पर आऊँगा, वो इसलिए लटकी हुई हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही और जब तक मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक ये फैसले नहीं हो पाएंगे। सो मुल्क को रियासत के हक में है कि जी खान साहब के साथ मामला जो हैं हमारे मुलाकात के वो फौरी तौर के ऊपर तय किए जाए। ठीक, लेकिन सर ये जो सख्त बयानात ऑफिशियल अकाउंट से जाते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान की मर्जी के मुताबिक ही होते होंगे। देखिए,
मेरा ख्याल है कि अगर आप सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करें, रिसेंटली आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो जो इंटेंसिटी ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो खासी कम हुई है। जी, आजकल खामोशी नजर आ रही है। बिल्कुल, आप जरा देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं देख रही हूँ। तो सर, ये भी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये फील कर रहा हूँ कि जी वो देखिए, पार्टी के अंदर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशंस होती रहती हैं और उसमें उनको रिव्यू किया जाता रहता है और उनमें चेंजेस आनी जो है वो एक नेचुरल फिनोमेनन होता है। वो कोई उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब पार्टी भी सर ये समझती है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट बाज दफा साबित होता है। इस तरह की पोस्ट ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर हैं, ग्राउंड पे हैं, आप लोग फिर फेस करते हैं वो म्यूजिक, जो भी उसका इम्पैक्ट्स आते हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें शायद, उनमें जाना मेरा ख्याल है इस स्टेज के ऊपर प्रेमेच्योर होगा। लेकिन अगर आपने मुज़ाकरात करने होते हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो फिर उसको ज़रा थोड़ा सा स्मूदन करना पड़ता है। तो दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हम तो जैसे कि हमने बार बार कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के दाई हैं, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क को कौम के मसाइल जो हैं वो हल हों। और आप कह रहे हैं कि खामोशी और ये सब कुछ जो हो रहा है इसका मतलब है मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये वही पॉजिटिव के कहीं ना कहीं मामला सेटल हो जाएंगे। आई होप कि हो जाएगी, लेकिन मैं इस सिलसिले में कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक एक डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन ना हो, मैं कम से कम मैं बिलीव नहीं करता कि उसको आगे पास करनी चाहिए। ठीक, रऊफ हसन साहब, ईद गुजरे भी हफ्ता हो गया लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एहतजाजी हिकमत अमली सामने नहीं आई, इसकी क्या वजह है? इमरान खान से मुलाकातों के बावजूद कोई वाज़ेह हिकमत अमली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यही कहा जा रहा था कि तहरीक चलेगी। जी, मैं आपको बताता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ है। उन्होंने अपनी शूरा के साथ बातचीत करनी थी, अपनी पार्टी के अंदर लोगों से बात करनी थी और 15 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि वो फैसला कर लेंगे। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर जो भी होता है वन वे और दी अदर, उसके बाद हम लोग अपनी जो बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर चुकी हुई हैं उनमें मीटिंग्स करके बाकी जो फैसले करने हैं वो करके मामला को आगे बढ़ाएंगे। 15 अप्रैल तक का इंतजार। ठीक है, जो उनकी तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आप लोगों ने दूर कर दिए? देखिए, 15 अप्रैल तक का उन्होंने टाइम मांगा हुआ है। 15 अप्रैल को उनका जो जवाब आता है वो इंडिकेट करेगा कि आगे का रास्ता किस तरीके से हमने नापना है। ठीक है, कोई टेंटेटिव तहरीक आपको कब तक हम देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलती हुई? डिपेंडिंग ऑन अदर सर्कमस्टांसेस, अदर डेवलपमेंट्स जो कि होती रहती हैं, हो रही हैं, जिसका जिक्र भी हमने अपने आज की डिस्कशन में किया भी है। जी, मेरा ख्याल है कि 15 अप्रैल के बाद हम लोग कोई फौरी तौर के ऊपर मीटिंग शुरू हो जाएंगी। फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है कुछ क्रिटिकल फैसले करने में और उसके बाद तहरीक जो है वो उसका आगाज हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकडोर हो रहा है और वो क्या हो रहा है वो उसके बारे में क्लियर बात नहीं करना चाह रहे। तो फिलहाल मुझे ले ली एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, पंजाब और सिंध में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और हुकूमत की तरफ से ताहाल गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने इस साल गंदम खरीदने के लिए सरकारी मरकज ही फाल नहीं किए और एक बार फिर से निजी शोबे को किसान का इस्तेसाल करने की खुली छूट दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने किसानों को दीगर सूबों में गंदम फरोख्त करने की भी इजाजत दी है, लेकिन पाकिस्तान का किसान एक बार फिर सरापा एहतजाज है। किसान एक बार फिर से बीच बाजार तना खड़ा है। किसान रहनुमाओं के मुताबिक पहले ही गंदम की काश्त 30% कम हुई है और बारिशें ना होने का अंसर भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो इस साल गंदम की पैदावार पिछले साल की निस्बत 50% कम होने का खदशा है। गंदम कम होने के बावजूद हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही और किसान इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान में गंदम का शदीद बहरान आने वाला है। दूसरी तरफ गंदम की फसल में पिछले साल सरकारी पॉलिसियों की वजह से और इस साल बारिशें ना होने की वजह से किसान का जो नुकसान हो चुका है उसका असर आने वाली फसलों पर भी पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान दुनिया में गंदम की पैदावार के हवाले से दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर बात की जाए फी हेक्टर पैदावार की तो इस हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में 56वां नंबर है। अरबों रुपए के किसान पैकेजेस के बावजूद ज़राई सेक्टर में कोई खुशगवार तब्दीली नहीं होती। सिर्फ गुज़श्ता साल की बात करें तो किसानों को गंदम बहरान की वजह से 1000 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और इससे भी ज्यादा होने का अंदेशा है।
पाकिस्तान के किसानों को बेहतर सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही। कॉर्पोरेट फार्मिंग के इस दौर में हमारे किसान ताहाल रवायती तरीके से काश्तकारी करते हैं। गुज़श्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब में गंदम की फी एकड़ पैदावार 31 मन, जबकि भारतीय पंजाब में ये 58 मन से भी ज्यादा है। भारत में बीज और खाद का रेट भी हमसे कई गुना कम है। पाकिस्तान गंदम की दरामद पर $10 बिलियन तक खर्च कर देता है और हमें दरामदी कीमत 6,000 रुपए फी टन पड़ती है। हालांकि इससे कम रकम काश्तकारों को सहूलतों की फरहमी पर खर्च करके पैदावार में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। ये नंबर्स इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम खुद अपने हाथों से अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं। हम क्यों अपने माजी से नहीं सीख रहे? हम क्यों वही गलतियां बार बार दोहरा रहे? क्यों पाकिस्तान में ज़राई सेक्टर को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है? किसान तंजीमें इस हवाले से क्या लाहे अमल बनाने जा रही हैं? इस सारे सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, पंजाब और सिंध में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। अभी तक हुकूमत ने गंदम का रेट ही नहीं निकाला। गुज़श्ता बरस भी हालात बुरे थे, लेकिन इस साल तो हालात बदतरीन हो गए हैं। क्या तासुरात हैं किसानों के? किसान किस कर्ब से गुजर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया शिजिया आपका और सुनो का, जो किसानों की बात सुनता है और जो हुक्मरान हैं उन तक यकीनन आवाज़ पहुंचती होगी। लेकिन वो कहा ना कि जो मतलब हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। जहां पे एक इस तरह का माहौल हो कि हुकूमतें जो हैं वो तो जो रियासत है वो तो माँ के जैसी होती है जी। वो कभी ऐसे नहीं करती कि वो अपने बच्चों को जो है वो तन्हा छोड़ दे और वो आसपास भेड़िए फिर रहे हों। शिजिया के कभी ऐसा आपने देखा मंजर कि वो जो है वो उन भेड़ियों को सुपुर्द कर दिया जाए? आज किसान यकीन करें कि ये जो सीजन हुआ इस वक्त जो है वो हार्वेस्ट हो रही है, हर तरफ गंदम जो है वो निकल रही है, मगर मैं आपको उस अजियत को मैं अपने लफ्जों के अंदर अहाता करके नहीं बता सकता कि हम किस कर्ब के साथ गुजर रहे हैं कि हम खड़े, दाना निकल रहा है और उस दाने को लेने वाला कोई नहीं है। और हालत ये है कि हर कोई लूटने पे लगा हुआ है। और आज की बात आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो 1800, 2000 और 2100 रुपए जो है वो गंदम खरीद की जा रही है। किसान मजबूर है। मैं कहता हूं कि आप ये देखें कि हमारे इखराजात जो है वो उनको नहीं देखा जा रहा। मैं थोड़ा सा मुआवजा कर दूं कि आपका नेबर कंट्री सिर्फ एक हद है, एक दीवार है या एक बाड़ है जी। और वहां इंडिया की बात किसान को आप देखिए, वहां के इंडिया किसान को देखिए तो वहां पे गंदम का रेट हमसे कहीं बेहतर है और इनपुट्स जो है वो इंतहाई सस्ती हैं। मेरे पास इनपुट का रेट जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डीएपी हमारे पास जो है वो 12,000 रुपए की हमने डाली और यूरिया जो है वो 5,000 रुपए की डाली। इंडिया के अंदर वही डीएपी जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 4,000 रुपए की। आप जुल्म देखिए कि वही यूरिया वहां भी गैस जो है वो उसमें सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर कंपनियों को और यहाँ पे जो है वो 5,000 रुपए की। जमीन आसमान का फर्क है बीज के रेट में, खाद के रेट में। बुखारी साहब, पंजाब हुकूमत ने इस साल गंदम की सरकारी कीमत की बजाय निजी शोबे पर इन्हिसार करने का ऐलान किया है। किसानों को मंडियों में मिडिल मैन के रहमो करम पर छोड़ दिए। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल शिजिया, मैंने वही बात कही है ना कि भेड़ियों के वो तो इस ताक के अंदर थे। ये कौन सी आपका मीडिया में जो है वो खबर आ रही है
कि जनाब बहुत बड़ी खबर है कि जी निजी शोबा पहले भी खरीद करता था। आप देखें कि अगर 2,90,00,000 टन या 3 करोड़ टन जो है वो गंदम होती थी, तो उनमें जो है वो 45 लाख टन जो है वो पंजाब हुकूमत खरीद करती थी, उनमें जो है वो 20 लाख टन जो है वो सिंध हुकूमत खरीद करती थी, उसमें जो है वो आपकी फ्लोर मिल्स भी खरीद करती थी। आप अंदाजा लगाइए जरा, जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं आसपास, जिनके मराद के अंबार लगे हैं जिनके सामने, जिनको विगो डालों की भरमार की हुई है, और उनके जो है वो आराम और आसाइश का, और उनको बड़े बड़े घर जो दिए हुए हैं, ये वो पॉलिसियां बना रहे हैं कि किसान जो है वो इस मुहिब्बे वतन है, किसान जो है वो अपना बाहर भी नहीं जा सकता। ये तो लोग शिजिया बाहर भाग जाएंगे। अल्लाह ना करे कि मेरे मुल्क के हालात खराब हुए तो आप देखिएगा कि इनमें से कोई यहां पाकिस्तान में रहे, आप और मैं यहां पे पाकिस्तान में होंगे ना, तो मैं यह जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क के अंदर ले जा सकता हूं। मैं तो वो मुहिब्बे वतन हूं कि मैं दिन रात मेहनत करके और मैं मुशक्कत करके, आज मेरा खर्च जो है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमतों ने तायुन किया कि 3475 रुपए, ये पिछले साल की, उससे पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, मेरा खर्चा जो है वो लगाया, और आज जो है मैं 1800 और 2000 के ऊपर गंदम बेचने पे मजबूर हूं मैं। और पता है उनको, उन भेड़ियों को, कि भाई ये कहां लेके जाएगा, ये हमें ही देगा। आज जो वो खेत है, इसके अलावा किसान बेचारे के पास ऑप्शन भी क्या है, और जिनके ठेके पे है जमीन, उनका तो फिर इससे भी बुरा हाल होगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइवेट सेक्टर को भी पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप मुर्गी को ज़िबा मत कीजिए, अंडा खाइए, मगर मुर्गी को ज़िबा ना कीजिए, खुदा का वास्ता है। ये 25 करोड़ का मुल्क है। मैं कहता हूं कि हमारी वज़ीर आला साहिबा, अगर आपने मेहरबानी करनी थी, ये जो आप हमें सुनाती हैं कि 1000 ट्रैक्टर जो है वो किसानों को, मैंने सर में मारना है उस ट्रैक्टर को। मुझे मेरी फसल की कीमत दीजिए, मेरी फसल मेरी मर्जी। आप मुझे बताएं, चीनी के अंदर तो इनसे कुछ नहीं हो सका, क्यों कि इन्हीं की अपनी फैक्ट्रियां हैं, इन्हीं की मिलें हैं, ये इन हुकूमतें भी इनकी हैं, इख्तियार भी इनका है, इनके पास सब कुछ है। मैं तो निहत्ता किसान जो है अपनी दिन रात मेहनत करके, शिजिया आज गर्मी में आके ये खड़े तो हों, वो जो बंद कमरों में, एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ के हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं। मैं वज़ीर आला साहबा को भी दावत देता हूं कि आप आए, एक दिन खेत के अंदर आके गुजारें, तो आपको ये एहसास होगा। वो हमें नहीं चाहिए ट्रैक्टर 1065 लाख खानदान से ऊपर तो पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड खानदान है, 65 लाख। आपने 1000 को ट्रैक्टर दे के और इतने बड़े बड़े आपने इश्तिहार दे दिए। बुखारी साहब, गुज़श्ता साल गंदम के काश्तकारों को तकरीबन 1000 अरब का नुकसान हुआ था। इस बार फसल पहले ही कम काश्त हुई है, तो क्या हुकूमत किसानों को तनाज छोड़कर फिर बाहर से गंदम इंपोर्ट करेगी? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है। चलिए, आप मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड के ऊपर रख लीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि लोग जो आपकी जो 70% से ऊपर जो आबादी है वो किसानों की है। ये 15 दिन का खेल है। 15 दिन के अंदर गंदम जो है वो आपको नजर नहीं आएगी, और फिर आप देखिएगा कि इसी गंदम का रेट जो है वो कहीं की कहीं जाएगा। आज मेरी बात ये रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा कि इनके बस में नहीं होगा। ये कितना बड़ा गलत फैसला है कि फूड सिक्योरिटी के लिए हर मुल्क अपने पास जखीरा रखता है। अल्लाह ना करे कोई जंग लग जाए मुल्क के अंदर, मुझे बताएं, क्या फिर ये जो माफियाज हैं, ये जो स्टॉक करने वाले हैं, ये इनके हाथ आएंगे? ये किस तरह से एक गैर दानिशमंदाना फैसला इन्होंने किया है। वरना हर मुल्क जो है वो अपने पास फूड सिक्योरिटी के लिए जखीरा रखता है, और ये हुक्म भी है कि आप अपना असला और अपना जो है वो खुराक को जखीरा कीजिए। मगर इन हुक्मरानों को कुछ समझ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने जखीरे को भी तो नहीं संभाल पाते ना। किस तरह से हमने बाहर से मंगवाई और फिर वो गंदम खराब हो गई। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। पंजाब हुकूमत ने किसानों को मुख्तलिफ सूबे में गंदम की नकलो हमल की इजाजत भी दी है, तो आपको लगता है कि इससे कोई थोड़ी बेहतरी आएगी?
को फायदा पहुंच पाएगा? जी, मैं सच्ची बात अगर आप पूछती हैं तो मुझे इन ऐलानात की कोई एतबार नहीं है। पिछली दफा इन्होंने जो जुल्म किया कि ये इन्होंने जिला बंदियां की, ये सिंध में, मतलब आप ये देखें कि रहीम यार खान से आगे गंदम नहीं जाती थी। आप ये देखें कि इन्होंने मसाजिद के अंदर ऐलान किए, मैं आपको भेज दूंगा, आपके प्रोड्यूसर को भेज दूंगा, आप चलाइएगा, कि फूड डिपार्टमेंट का जो एहलकार है वो मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करता है कि 2800 से ऊपर मत लें, अगर लेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, और जिन्होंने ली उनके ऊपर एफआईआर दे दी। क्या आपने ये देखा कि चीनी की अभी तक पेमेंट जो है गन्ने की वो किसानों को नहीं हुई? आपने कितनी एफआईआर दी है शुगर मिल मालकान के खिलाफ? आपको ये एहसास क्यों नहीं है कि वो जो किसान है जो रात दिन लगाता है? शिजिया, मेरी तो ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती। मुझे पता है कि अगर मैं उस दिन करूं, मेरे घर में जनाजा पड़ा होता है और मेरी पानी की बारी होती है, तो मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करूंगा और फिर अपनी मैयत उठाऊंगा मैं। ठीक है ना? तो ये जुल्म जो है ये किसानों के साथ किया जा रहा है ना। कपास आपकी पीछे चली गई, आपके जो मूंजी है वो उसके लिए आप पानी दस्तयाब नहीं है। आप देखें कि आप कॉटन में आप कहां पीछे चले गए। अच्छा, एक वाहिद जो था सेक्टर ज़राअत था जो 6 पॉइंट पे जिसकी जो है वो थी, तो वो आप देखें कि अब वो 1 पॉइंट पे आ गई है। लेकिन बुखारी साहब, मैं क्वेश्चन हेयर इज कि हर साल किसानों के मसाइल सिर्फ मौसमी खबर बनकर रह जाते हैं। कुछ दिन शोर उठता है, हमने पिछले साल भी मुसलसल प्रोग्राम्स किए थे जब ये मौसम था, लेकिन फिर खामोशी छा जाती है। इस बार आपकी तरफ से कोई वाज़ेह लाए अमल बनाया गया है? जी शिजिया, मैं आपको बता दूं कि किसान अब तंग आ चुका है। देखिए, बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है, और ये जो हमें भाषण देते हैं कि जी हमने ये इसको डिफॉल्ट होने से बचा लिया। मुझे बताएं कि चाइना के कितने अरब डॉलर आपके पास पड़े हैं, कितने यूएई के पड़े हैं, कितने सऊदी अरब के पड़े हैं, कितने जो बाकी दोस्त मालिक के पड़े हैं। अगर वो निकाल लें या वो वापस ले लें, मुझे बताएं कि हम कहां खड़े हैं। यानी अवाम को अब आप इस तरह से तो बेवकूफ नहीं बना सकते कि आपने कोई बहुत, हाँ, आप अपनी जायदादें वापस ले आए, आप अपना पैसा वापस ले आए, आपने जो बाहर फैक्ट्रियां लगाई हैं वो अपने मुल्क के अंदर ले आए, तो फिर हम आपको कहें कि तो हाँ, आप लोगों किसान तंजीमों की तरफ से कोई स्ट्रेटजी कोई सामने आ रही है? मसला तो यहाँ पे ये भी है ना कि किसान तंजीमें एक साथ नहीं होती, हर एक ने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। जब तक आप खुद मुतहद नहीं होंगे तो फिर आपके मुतालबात कैसे तस्लीम किए जाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। हम अभी भी मुल्तान जो है वो गए थे 2 दिन पहले, तो वहां पे हमारी मीटिंग हुई। तो हम एक तो 12 तारीख को मुल्तान के अंदर जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। दूसरा, हम ब्लैक डे, किसान ब्लैक डे मनाएंगे और हर घर पे काला झंडा लहराएंगे। हम हुकूमती पॉलिसियों से नफरत का इजहार करेंगे, हम हुकूमती पॉलिसियों की मुजम्मत करेंगे, और हर किसान के ट्रैक्टर पे काला झंडा लहराएगा। मैं अपने किसानों को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूं, अगला मरहला हमारा हर जिले के अंदर हम भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे, और उससे अगला मरहला जो है वो हम ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे, और हम अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे। अब इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमें किसान के पास और कोई रास्ता नहीं रहा। या तो आप इनपुट सस्ती करें, आप बिजली के बिल सस्ते करें, आप उस रेट के ऊपर ले आए। आप तो आए थे कि जी आपने महंगाई को कम करना है, तो आज जो है वो मैं उस इंतजार में हूं कि ये कब कम होगी। वो कम होना तो दरकिनार, मुझे तो जान के लाले पड़े हुए हैं कि मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। मेरा 3500 रुपए गंदम के ऊपर खर्चा हुआ, तो आज मुझे जो है वो 1800 और 2000 के अंदर अपनी गंदम जो है वो बिकनी पड़ रही। बिल्कुल ठीक। पानी की किल्लत हो, बिजली की कीमत, मौसमी तब्दीलियां और अब कीमतों की गैर यकीनी, आपको नहीं लगता बुखारी साहब के मुल्क में ज़राई इमरजेंसी की ज़रूरत है? वरना हर साल यही होता रहा तो ज़राअत तो सिर्फ बराए नाम रह जाएगी। बिल्कुल शिजिया, मैंने आपके प्रोग्राम में, आप पिछले प्रोग्राम जरा उठा के देख लीजिए, हमने कहा था कि आप
जरिए इमरजेंसी नाफिज कीजिए, आप 5 साल की पॉलिसी दीजिए। आप देखें कि यूरोपीय ममालिक में, आप अभी गूगल पे जाइए, आप देखिए उन्होंने 30 साल की जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी दी है जी। आप दीगर ममालिक आप देख लें जो जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर जहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, वो उसी मुल्क ने तरक्की की। यहां पे तो डंक टपाओ पॉलिसी है, यहां पे पॉलिसियां बनती नहीं है। अब कल इजलास हो गए, काबीना ने ये बहुत बड़ा फैसला कर दिया जी कि एहसान अजीम कर दिया कि जनाब प्राइवेट सेक्टर जो लेगा, प्राइवेट सेक्टर तो अपनी जरूरत की लेगा, शुगर मिल ले। और फिर इस आटे से देखें आप, सूजी बनती, मैदा बनता है, ये बेकरीज के अंदर काम आता है, ये आपकी मिठाई की दुकानों पे काम आता है। इससे जो दलिया बन के वो जो है जब आपको मिलता है वो कितना महंगा होता है। आज पिज्जा जो है, वो छोटा सा पिज्जा जो है वो कम से कम 2500 रुपए का आता है। और मेरी गंदम की ये है कि मेरी एक मन जो है वो आटा वो 1800 और 2000 के अंदर है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। बुखारी साहब, पानी का मसला भी तो शिद्दत इख्तियार कर गया है। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका है, पानी की जगह बड़े बड़े टीले नजर आ रहे हैं, दीगर दरिया भी सूख रहे हैं, रावी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ये कितनी तशवीशनाक बात है और ये मसला कैसे ठीक होगा? जी, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत तशवीश की बात है। ये आज की बात नहीं है, उससे पहले भी जितने जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा हुआ था, आप प्रोग्राम उठा के देख लीजिए कि 2025 के अंदर बहुत बुरा जो है वो पानी का बहरान आएगा। इन्होंने कोई डैम नहीं बनाए, इंडिया ने सैकड़ों डैम बनाए, चाइना ने हजारों डैम बनाए। हम इतने नाअहल, निकम्मे, नालायक, सिर्फ हमें हुकूमतों का और हवस है, हमें सिर्फ इश्तिहार लगाने की हवस है। ठीक, मेरी फसल मेरी मर्जी, किसानों की मर्जी और मंशा के मुताबिक गंदम का रेट मिलना चाहिए, ये मुतालबा है किसानों का पंजाब हुकूमत से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।